रोल होता है. So skewness plays very important role in practical terms as well as in other courses that you are willing to do. उसमें भी ये important role play करता है. So now skewness का मैं पहले आपको फॉर्मूला बता देती हूँ क्या है. लिखना मत अभी, क्योंकि अभी मैं चैप्टर की स्टार्टिंग से स्टार्ट नहीं कर रही हूँ, मैं आपको समझा रही हूँ कि हमें करना क्या है. So don't write right now. So see, measure of skewness होता है हमारा. I hope my hands will work. Yeah, measure of skewness. Don't write anything right now. There is no point. I'm just making you understand. Measure of skewness हम root beta 1 से डिनोट करते हैं. तो जब भी हमारा स्क्यूनेस, जैसे अभी हमने ग्राफ्स देखे, स्क्यूनेस का एक मतलब क्या हो गया, हम ये देख रहे हैं डेविएशंस कितनी है. डेविएशंस जो हमने पहले बात की थी इससे लास्ट वाले चैप्टर में, मेजर ऑफ डिस्पर्जन था. डिस्पर्जन मतलब हमारा डेविएशन कितना हो रहा है. उसी तरीके से स्क्यूनेस का जो ये मेजर है ना, रूट बीटा 1, जैसे कि हम मीन को डिनोट करते हैं एक्स मीन, वेरिएंस को डिनोट करते हैं सिग्मा स्क्वायर, स्टैंडर्ड डेविएशन को डिनोट करते हैं सिग्मा से, उसी तरीके से जो मेजर ऑफ स्क्यूनेस है उसको हम रूट बीटा 1 से डिनोट करते हैं. सो ये जो रूट बीटा 1 है इसका फॉर्मूला होता है μ3. ये सब क्या होता है मैं बताऊंगी, इसलिए मैंने बोला लिखना मत अभी. इसको हम प्रोनाउंस करते हैं mu, म्यू. तो ये हम बोलते हैं μ3 डिवाइडेड बाय सिग्मा, जो हमने स्टैंडर्ड डेविएशन में किया था, का क्यूब. ठीक है. सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर मेजर ऑफ स्क्यूनेस. अब हम बात करते हैं इस म्यू की. ये म्यू एक्चुअली मूवमेंट होता है. दिस म्यू, ये जो हमने ऐसे डिनोट किया है, ये हमारा मूवमेंट कहलाता है. दिस इज टर्म्ड एज मूवमेंट. अब मैं आप लोगों को लिखवाना स्टार्ट करूंगी, एक्सप्लेन करूंगी. समझ आए साइड बाय साइड लिख लेना, नहीं तो मैं बाद में आपको टाइम दे दूंगी लिखने का. तो हमें, हमारा पर्पस क्या है, हमारा पर्पस है कि हम लोग एक ऐसा ग्राफ ड्रॉ करें जिससे कि हमें डेविएशंस का पता चले कि हमारा विद इन डिस्ट्रीब्यूशन डेविएशन कितना हो रही है. पर ग्राफ से हमारा एक नंबर नहीं आ सकता डेविएशन का. तो वो एक नंबर जानने के लिए ये जो हमारा रूट बीटा 1 है, ये हमारा वो मेजर ऑफ स्क्यूनेस है जिसकी वजह से हमें हिंट मिलेगा. जैसे ये रूट बीटा 1 इज इक्वल टू 0 है तो हम कुछ इसके ऊपर कमेंट करेंगे, ग्रेटर देन 0 है कुछ और कमेंट करेंगे, उससे हमें डाटा के बारे में पता चलेगा. तो उसी तरीके से अब हमको, हमारा पर्पस क्या है यहाँ पे, मेजर ऑफ स्क्यूनेस फाइंड करना. मेजर ऑफ स्क्यूनेस फाइंड कैसे करेंगे, उसके लिए हमारे पास ये μ3 होना चाहिए, उसके लिए हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन होना चाहिए. स्टैंडर्ड डेविएशन हमने लास्ट चैप्टर में डिस्कस कर लिया था. अब हम मूवमेंट्स के ऊपर डिस्कशन स्टार्ट करेंगे. सब कंफर्टेबल है अभी तक? नाउ विल स्टार्ट द चैप्टर फॉर्मली. Everything is fine till now? Yes, ma'am. अभी तो लिख भी नहीं रहे हो, please reply. Everything is fine till now, all well? Yeah, okay. So now the name of the chapter is, I will upload this chapter. This is your एक second, laptop हिल रहा है. This is your chapter 6 and the name of this chapter is Measure of Skewness and Kurtosis. This is again from Nagar and Das. This is your book. I'll upload this chapter. Now, within this chapter, हमारे जो movements होते हैं ना, एक तो हमारे होते हैं non-central movements. This is non-central movements. There are two types of movements. Next is central movements. जैसे कि हमको नाम सजेस्ट कर रहा है, हमने मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी डिस्कस की थी, जो हमने चैप्टर नंबर 4 किया था. जैसे मीन, मीडियन, मोड, वो सब मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है. तो हमें नाम से ही पता चल रहा है कि अगर हम सेंट्रल मूवमेंट्स बोल रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ रोल हमारा मीन का होगा, क्योंकि हमारा मीन ही सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमने डिस्कस किया था. और नॉन सेंट्रल होगा जहाँ पे हमारा मीन का नहीं होगा. तो ये तो हमें नाम से ही पता चल गया. सेंट्रल मूवमेंट्स मतलब कि हमारा मीन एसोसिएटेड है, नॉन सेंट्रल मतलब मीन एसोसिएटेड नहीं है. तो पहले अब नॉन सेंट्रल मूवमेंट्स का डिस्कशन कर लेते हैं हम लोग. सो नाउ वी आर स्टार्टिंग विद फर्स्ट, दैट इज नॉन सेंट्रल मूवमेंट्स. गाइस, आप लोगों के 12th क्लास में था क्या ये? People who have done statistics, have you guys done this before?
अकॉर्डिंगली मैं इसके ऊपर टाइम डिवोट करूंगी. हैव यू गाइस डन दिस बिफोर? नो. No, ma'am. ठीक है. सो वी आर डूइंग प्रॉपरली. ऑलराइट. सो नाउ अभी हम लोगों ने मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में भी क्या बोला था कि अगर हमारे पास बहुत ज्यादा लंबी वैल्यूज हैं तो हम लोग मीन फाइंड आउट करने के लिए एक आर्बिट्ररी वैल्यू ले लेते थे. एक आर्बिट्ररी वैल्यू हम लोग ले लेते थे मीन फाइंड करने के लिए. तो नॉन सेंट्रल मूवमेंट्स भी फाइंड करने के लिए हम लोग एक आर्बिट्ररी वैल्यू लेंगे. सो नॉन सेंट्रल मूवमेंट, सपोज हम इसके अंदर हमारे ना 4 मूवमेंट्स होते हैं. जो हमारे ये नॉन सेंट्रल मूवमेंट्स है ना, इसको हम डिनोट करते हैं μ1 डैश, μ2 डैश, μ3 डैश और μ4 डैश. और जो हमारे सेंट्रल मूवमेंट्स होते हैं उनको हम सिंपली μ1, μ2, μ3 और μ4 डिनोट करते हैं. ठीक है. तो हमारे 4 से ज्यादा भी मूवमेंट्स हम कैलकुलेट कर सकते हैं, पर हमारा 4 से ज्यादा मूवमेंट्स का प्रैक्टिकल यूज इतना ज्यादा नहीं होता है. तो हमारे सिलेबस में सिर्फ 4 नॉन सेंट्रल मूवमेंट्स है और 4 सेंट्रल मूवमेंट्स है. नॉन सेंट्रल के ऊपर डैश लग जाता है और सेंट्रल के ऊपर डैश नहीं लगता है. सो नाउ नॉन सेंट्रल मूवमेंट्स को, क्योंकि हम डेविएशंस कर रहे हैं तो यहाँ पे भी हमारा डेविएशन एसोसिएटेड होगा. सो दिस विल बी, सपोज लेट अस डिफाइन द फर्स्ट movement of x about an arbitrary value a. आर्बिट्ररी वैल्यू a हमने लिया है तो हमारा फर्स्ट मूवमेंट का फॉर्मूला हो जाएगा जो हमने डेविएशंस ली थी, दैट इज μ1 डैश इक्वल टू summation of all the observations starting from 1 to 10 of xi minus a divided by small n, where this small n is the total number of observations. तो ये हमारा μ1 हो गया. μ1 मतलब मूवमेंट. एक बार मेरी बात सुन लो फिर मैं आपको लिखने का टाइम दे दूंगी. μ1 मतलब मूवमेंट. तो हम मूवमेंट को कैसे डिफाइन करेंगे एक बार स्क्रीन पे देखना एंड प्लीज लिसन टू मी केयरफुली. सपोज हमारे यहाँ पे x की वैल्यूज गिवन है. सपोज x की वैल्यू है 5, 10, 15, 8 एंड से 2. ठीक है. अब हमें इसका μ1 डैश निकालना है, नॉन सेंट्रल मूवमेंट्स. तो हम यहाँ पे एज्यूम करेंगे, लेट अस टेक आर्बिट्ररी वैल्यू एज हमने आर्बिट्ररी वैल्यू सपोज 5 ले ली. तो अब मूवमेंट्स क्या होगा, डेविएशन क्या हो जाएगा, xi माइनस 5. तो मूवमेंट का डेफिनेशन समझ में हमें क्या आया, कितना डिफर करता है, कितना मूवमेंट इसको मूवमेंट बोला जाता है पर समझने के लिए बता रही हूँ कितना मूवमेंट हो रही है इस x वैल्यू की आर्बिट्ररी वैल्यू से. सो दिस विल बी 5 minus 5, 10 minus 5, 15 minus 5, 8 minus 5, 2 minus 5. जो भी हमारी नंबर्स आएंगे उन सब का समेशन, जैसे 0, 5, 10, 3, -3 समेशन करके ये 3 और -3 माइनस हो जाए 15. सो दिस विल बी 15 डिवाइडेड बाय 5 वैल्यूज 3. तो फर्स्ट मूवमेंट ऑफ मीन हम लोगों का 3 आ गया. मूवमेंट की डेफिनेशन हमें क्लियर हो गया ना. प्लीज गिव मी अ कॉन्फर्मेशन. आई एम रिपीटिंग माय डेफिनेशन, आई विल गिव यू टाइम टू राइट. मूवमेंट मतलब नॉन सेंट्रल मूवमेंट्स मतलब कितना डेविएशन हो रहा है एक आर्बिट्ररी वैल्यू से, वो हमारा मूवमेंट कहलाता है. क्योंकि हमारा ये एक आर्बिट्ररी वैल्यू से लिया है, सेंट्रल मीन से नहीं लिया है, तो ये हमारा नॉन सेंट्रल मूवमेंट कहलाता है. Is the definition clear to all? Definition of movement, definition of non-central movements, definition of central movement. तीनों चीजें क्लियर हैं? All right. Now you may note this down. एग्जाम्पल ना, अगर चलो यही एग्जाम्पल लेके मैं आपको फर्दर एक्सप्लेन करूंगी. तो जहां पे आप ये सेकंड पेज वाला एग्जाम्पल लिखोगे ना, उसके नीचे जगह छोड़ देना, क्योंकि ताकि आपका सेंट्रल और नॉन सेंट्रल हम एक ही साथ डिस्कस कर ले. फिर जस्ट राइट दिस डाउन क्विकली. ये अभी हमने μ1 डैश डिस्कस किया है, अब हम μ2 डैश भी करेंगे, μ3 भी और μ4 डैश भी. फिर हम सेंट्रल मूवमेंट्स पे आएंगे. लेट मी नो व्हेन यू आर डन विद दिस. जस्ट राइट डाउन दिस एग्जाम्पल ऑल्सो इफ यू वांट, एंड देन आफ्टर डूइंग एवरीथिंग वी विल डू वन क्वेश्चन. किसी को कोई डाउट है? नयन, आपको समझ में आ रहा है? अभी तो सबको समझ में आ रहा है बिकॉज अभी तो ये किसी ने भी नहीं किया है. सो इफ देयर इज एनी डाउट टू एनीबॉडी इन एनी डेफिनेशन,
Any symbol, please ask. Otherwise, just note this down. Let me know when you are done. All right, Rishabh, done. यश, आर्बिटरी वैल्यू, हम कोई भी वैल्यू ले लेते हैं. आपने हमारे साथ मीन किया है यश? क्या आपने मीन किया था जब हमने क्लास Yes, में ma'am. किया था? वर यू विद अस एट दैट टाइम? Yes, ma'am. ओके यश, तो उस टाइम पे आपको याद होगा ना, हम ओरिजिन चेंज करते थे, स्केल चेंज करते थे, तो यहाँ पे हमने ओरिजिन चेंज किया है, कोई भी आर्बिटरी वैल्यू ली है हमने. आर यू एबल टू रिकॉल उस टाइम भी हमने ऐसा किया था? Yes, ma'am. हाँ, ठीक वही है. आर्बिटरी वैल्यू यहाँ पे हमने वैसे ही लिया है बस. Okay. आर्बिटरी का मतलब होता है रैंडमली हम कोई भी एक वैल्यू ले लेते हैं. आर्बिटरी मतलब ये होता है रैंडम वैल्यू. मैम आर्बिट्रेरी वैल्यू जो लेंगे वो ऑब्जर्वेशन में से कोई एक होनी चाहिए या फिर कोई भी ले सकते हैं? कोई भी ले सकते हैं, जरूरी नहीं है ऑब्जर्वेशन में से होएगी, कोई भी वैल्यू आप ले सकते हो जो आपकी कैलकुलेशंस को आसान कर दे. ओके मैम. Done, Yash? Okay. Others also, if you may please quickly reply that you are done. Finally, some sun is here. Otherwise, it was very cold. Okay, done? All right. So I'll just take off my one glove and start writing. Okay. So now since we are done, मैं एक बार ये जो mu1 dash वाला formula है दोबारा लिख लेती हूँ. Now since we know that the first non-central movement is mu1 dash equal to summation of all the observations for this xi minus arbitrary value divided by n. अब हमें सेकंड में कुछ भी नहीं करना. सेकंड, थर्ड और फोर्थ मतलब अब हम ये बोलेंगे ना mu2 डैश, मतलब सेकंड मूवमेंट, सेकंड नॉन सेंट्रल मूवमेंट वुड बी कि ये हमारा सिर्फ स्क्वायर हो जाएगा. मतलब क्या? समेशन i इज इक्वल टू 1 n एक्स आई माइनस ए टू द पावर स्क्वायर डिवाइडेड बाय n. सो दिस विल बी वेरी इजी. सिर्फ सेकंड मूवमेंट बोला है तो हमारा ये जो डेविएशन हुई है इसका स्क्वायर और समेशन. इसी तरीके से जब हम थर्ड मूवमेंट बोलेंगे तो वो क्यूब हो जाएगा. सो दिस विल बी एक्स आई माइनस ए क्यूब divided by small n, where small n is total number of observations. And fourth non-central movement will be summation xi minus a to the power, guys, 4 divided by n. So this is our non-central movements. एक बार फॉर्मूलेज लिख लीजिए आप लोग. और अब एक बार जो पुराना एग्जाम्पल लिखा था वहां से मुझे mu1 डैश तो मैंने निकाल दिया था, आपका 3 आ रहा था. फटाफट मुझे mu2 डैश, mu3 डैश मैंने सॉल्व नहीं किया, रैंडम वैल्यूज अभी ली थी आपके सामने. तो एक बार मुझे फटाफट से ये फॉर्मूले लिख के उनकी वैल्यूज आप बता दो. कंफर्म आप ही लोग करोगे जब 2-3 लोग सॉल्व करेंगे कि वैल्यूज मैच हो रही हैं या नहीं हो रही हैं. और इसमें हम 5 भी ले सकते हैं, 6 भी ले सकते हैं. जो भी मूवमेंट आप लोगे बस वो टू दी पावर उतना आपका नंबर चला जाएगा. बट जनरली 4 नॉन सेंट्रल मूवमेंट से ज्यादा हमारा यूज में नहीं आता है. इस ओके, विकास इज सेइंग mu2 is 6, mu2 dash is 6. ऑल राइट, लेट अस सी. सो 4 के बाद हमारा यूज में नहीं आता है इसलिए हम कर नहीं रहे हैं. कॉन्सेप्ट हमें क्लियर होना चाहिए. ओके ओके, ऋषभ इज सेइंग ऋषभ mu2 -2 कैसे हो सकता है? स्क्वायर है, स्क्वायर में तो जो नेगेटिव वैल्यूज होंगी वो भी पॉजिटिव हो जाएंगी. तो mu2 तो आपका नेगेटिव हो ही नहीं सकता ना, स्क्वायर में तो वैल्यूज ही पॉजिटिव हो जाती हैं. एक बार चेक करो कहाँ मिस्टेक हो गया. स्क्वायर में तो वैल्यूज पॉजिटिव हो जाएंगी. हाँ, तो एक बार अब कैलकुलेट करके जरा बताओ कितना आंसर आ रहा है.
Okay, so Rishabh is saying that mu2 is 20. So we have another answer that is 20. मुझसे ही calculation कराओगे आप लोग, मुझे ऐसा लग रहा है. What about others? Let's wait. Tanmay is saying mu2 is 28.6 है. Okay, now we have another answer that is 25. मैं खुद calculation कर लेती हूँ बाबा, आप लोगों के तो सबके अलग अलग आ रहे हैं. Okay, so now please see on the screen. तो अभी हम लोगों को क्या करना है कि अभी हम लोगों को इसका स्क्वायर करना है. दैट इज ये जो वैल्यूज हमारी आई हैं इसका स्क्वायर जाएगा, मतलब xi माइनस 5 इसका स्क्वायर. तो यहाँ पे 0 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर. सो दिस वुड बी 0, 25, 100, 9, 9. कैलकुलेशन कितनी हो गई है? 5, 9, 9, 18, 80 है, 5, 22, 23, 2, 4, 1, 143 divided by 5. 5 to the 10, 43, 28.102. 3.06. Sorry, 6. 6. So it is 28.6. बच्चे आप लोगों का 6 और 25 कैसे आया? विशाल 45 एक बार कैलकुलेशन, मुझे जानना है कहाँ गलती हो रही है. मैम आर्बिट्री कांस्टेंट दूसरा ले रहे हैं हम. क्या दूसरा ले रहे हो? मैम आर्बिट्री नंबर आप दूसरा ले रहे हो, उससे क्या फर्क पड़ता है? डेविएशंस तो हमारी कहीं ना कहीं तो प्लस माइनस करके उतना ही आना चाहिए. मूवमेंट्स तो हमारी सेम होनी चाहिए. मैंने टोटल का स्क्वायर गलती से कर दिया था, इंडिविजुअल वैल्यूज का नहीं. थोड़ा तेज बोलो बच्चे. मैम मैंने इंडिविजुअल वैल्यूज का स्क्वायर नहीं किया था, टोटल का कर दिया था, इसलिए टोटल का कर दिया था. टोटल का मत करो बच्चे. अभी मैंने वही बोला, कहीं सिंबल में कंफ्यूजन हो तो वो बताओ, ऐसे मत करो. देखो पता है टोटल का स्क्वायर कब होता? टोटल का स्क्वायर होता अगर हम फॉर्मूला ऐसा लिखते ना, I is equal to 1 to the power n xi minus a. अगर हम इसका स्क्वायर लिखते तब हमारा होता समेशन का स्क्वायर, क्योंकि हमने यहाँ पे ये इसका स्क्वायर लिखा है. Are you guys getting the point? Are you guys getting the difference in the formula? टोटल का स्क्वायर होता जब हम समेशन भी स्क्वायर के अंदर इंक्लूड करते. समेशन तो स्क्वायर के बाहर है ना. समझ में आ रहा है या नहीं? Okay. Do you want me to solve mu3 and mu4 also? No? I hope you have got the point. If there is any problem, if you want me to solve, I'll solve. Okay, so all right. So I'm not solving. I hope you got the concept now. All right. Now that since this non-central value is clear, now we'll discuss about central movements. अब जो ये कहते हैं arbitrary value अलग रही है, central movements में नहीं बोल सकते, mean एक ही आता है. So now let us start with this the central movements about mean. So next is central movements का मतलब ही ये हो गया कि हम movements about mean की बात कर रहे हैं. मूवमेंट्स अबाउट मीन की मतलब कि हम डिफरेंस देखेंगे अब मीन से ईच वैल्यूज का. यू पीपल आर स्मार्ट इनफ. what will be okay now there are different values for mu4 dash. Okay, now let us come back to the central movements. So now central movements का सेम है सारी चीजें, बट क्योंकि अब यहाँ पे हम मीन लेते हैं. अच्छा, मेरा आप लोगों से एक क्वेश्चन है. हमने मीन में ये प्रॉपर्टी डिस्कस की थी, इसकी वैल्यू मुझे फटाफट बताना क्या होगी. समेशन i इक्वल टू 1n xi माइनस x बार, इसकी क्या वैल्यू होगी? मीन को हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोलते हैं, इसकी वैल्यू हमने डिस्कस की है. लेट्स सी. 0. या सो दिस विल बी 0. मैम अप्रोक्सीमेटली 0 होनी चाहिए, क्लोज टू 0. See, it is set to be 0, क्योंकि अगर हमारा मीन सही निकला है ना, जो हमने सैंपल लिया है, तो उसका मतलब ये हो जाता है कि हम लोगों का जो लेफ्ट साइड एरर टर्म्स है और राइट साइड एरर टर्म्स है वो एग्जैक्टली इक्वल है. तो हमारा पॉजिटिव डेविएशंस और नेगेटिव डेविएशंस 0 हो जाती है. अभी हम प्रूफ भी करेंगे उसको, ठीक है. आई एम सॉरी, आई डोंट नो हु सेड इट, बिकॉज मैंने चैट ओपन किया और अभी तक मैं आपकी आवाज पहचानने नहीं लगी हूँ. सो विल डिस्कस दैट.
मैम ओके यहाँ पे जब हम मीन करते हैं तो यहाँ पे हम मतलब साइन के साथ लेते हैं, पर जब मीन डेविएशन लेते हैं तब हम मोड ले लेते हैं, एक्स आई हाँ, माइनस एक्स तब बार। हम उसमें बार लगा देते हैं, वो पॉजिटिव डेविएशन होती है, एब्सोल्युटली राइट। ओके मैम। यस। So yeah, so यहाँ पे so this will be now since we know all the definitions, I'm not going to write everything again. So this will be, हम इसको डिनोट कैसे करेंगे, सिर्फ mu1 से, this is only mu1, डैश वैश नहीं लगेगा, mu1 लगा दिया, इसका मतलब ये सेंट्रल मूवमेंट है, सेंट्रल मूवमेंट मतलब अबाउट मीन है। तो उसी तरीके से मैं फॉर्मूले लिख रही हूँ अब आपके, mu2 सिम ओ सॉरी दिस वुड बी डिवाइडेड बाय n ऑल्सो, दिस वुड बी डिवाइडेड बाय n, क्योंकि हम लोग वो तो नेचुरली लेना ही है, फॉर्मूला ये उसमें डिवाइड बाय एन तो आता ही है। सेकेंड हमारा क्या हो जाएगा, समेशन आई इक्वल टू 1, थोड़ा नीचे लिख रही हूँ एक सेकेंड, so this would be mu2, that is summation I equal to 1 to the power n xi minus x bar square divided by n. So mu3 is equal to summation to the power n xi minus x bar to the power 3, and mu4 equal to summation I equal to 1 n xi minus x bar 4 divided by n. So these are your four formulas for the central mean, सेंट्रल मूवमेंट्स। यहाँ पे ना आपका कभी भी एग्जाम में आपका देखो एक ये क्वेश्चन आ सकता है, मैं आपको लास्ट ईयर के क्वेश्चंस दिखाऊंगी, जिसमें ना बोल देते हैं फाइंड आउट द फोर सेंट्रल मूवमेंट्स ऑफ मीन, या कुछ ऐसा हिंट देते हैं जिससे कि हमें स्क्यूनेस की पता चल जाती है कि ये सिमेट्रिक है। तो हमारा ना हमेशा चेक करने का ये अंदाजा होना चाहिए कि हमारा जो mu1 है ना वो 0 होना चाहिए। अगर mu1 0 है इसका मतलब कैलकुलेशंस परफेक्ट चल रही है हमारी। और दूसरी चीज जो आप लोग चेक कर सकते हो ना, जैसे अभी शायद ऋषभ ने mu2 डैश नेगेटिव में बता दिया था, देखो जहां पे भी हमारा ये स्क्वायर आ गया, जहां पे भी हमारा ये 4 टाइम्स आ गया, वो नंबर तो नेगेटिव में हो ही नहीं सकता। सो ऐसी मतलब दिस आई एम टेलिंग यू वेयर इन यू कैन चेक योर आंसर्स कि गलत तो नहीं हो रहा है ना, वो नंबर नेगेटिव में हो ही नहीं सकता, कुछ ना कुछ आपने फिर गड़बड़ कर दी है। तो जहां पे भी हाँ जो ये 3 नंबर है ये जरूर हमारा नेगेटिव में होएगा, क्योंकि मीन जो है वो कुछ जगह पॉजिटिव रहेगा कुछ जगह नेगेटिव रहेगा जो उसका डेविएशन है। तो mu1 तो 0 हो जाएगा क्योंकि पॉजिटिव डेविएशन माइनस नेगेटिव डेविएशन वो हो जाएगा, बट mu3 की जो वैल्यू है वो 0 भी हो सकती है, ग्रेटर देन 0 भी हो सकती है, लेस देन 0 भी हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन आवर डाटा, क्योंकि हमें यहाँ पे डाटा के ऊपर कमेंट करना है कि हमारा डाटा कैसा है। क्या आपको ये 4 चीजें क्लियर हैं, ये 4 मूवमेंट्स क्लियर हैं? यस मैम। क्या आप इस क्वेश्चन का जो Excuse me, क्वेश्चन, एनीबॉडी सेइंग एनीथिंग? मैम अगर हमने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को मीन ही ले लिया तो वो तो अगर आपने आर्बिट्ररी को मीन, मतलब आप ये कह रहे हो कि सपोज किसी भी हमारे डाटा का से मीन 5 आया है और आपने रैंडमली गलती से वो आर्बिट्ररी 5 ही ले ली, ऐसा बोल रहे हो? यस मैम। तो ले ली तो ले ली, तो आपको पता चल जाएगा कि वो हमारा मीन है और क्या होगा, उसमें कुछ नहीं होगा, then your values will be same। मैम नॉन सेंट्रल मूवमेंट का जो फर्स्ट वाला है वो तो 0 आ जाएगा ना, वो फिर 0 हो उससे जाएगा नॉन ना, सेंट्रल हाँ कैलकुलेट कैसे हो पाएगा? वो 0 आ जाएगा। तो हम कैलकुलेट कैसे करेंगे फिर उस केस में नॉन सेंट्रल मोमेंटम, अभी या मैं फिर कांस्टेंट को चेंज करेंगे? कांस्टेंट को आप कुछ चेंज नहीं करोगे, मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगी, आपको क्लैरिटी हो जाएगी, ठीक है? अभी तो मैं सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर रही हूँ, क्लियर हो जाएगा, धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा, ओके मैम। ठीक है? अच्छा, व्हाट वाज आई सेइंग, या आई वाज सेइंग कि क्या आपको इस क्वेश्चन के सेंट्रल मूवमेंट्स निकालने हैं या हम स्क्यूनेस पे चलें अब? निकालने हैं, ओके। सो तन्मय से निकालने हैं तो फिर फटाफट आप लोग कैलकुलेट करके मुझे बताइए क्या आ रहा है, mu1 mu2 mu3 mu4। mu1 तो 0 आएगा, स्टिल इफ यू वांट टू कैलकुलेट फाइंड आउट मीन, फाइंड आउट mu1 mu2 mu3, एक बार देखो। Okay, so Rishabh is saying that mu2 is 19.6.
किसी और ने कैलकुलेट नहीं किया अभी तक? अरे यार, इसमें भी आप लोग ओके, सो 2 लोगों के आंसर्स मैच हो रहे हैं। यश, एक बार आप अपनी कैलकुलेशन देखिए बच्चे, क्योंकि 3 लोगों के आंसर आई थिंक 19.6 आ रहा है। यस, काफी लोगों के 19.6 आंसर आ रहा है। यस मैम, U3 का आंसर दिया मैंने, वो गलती से U2 लिख दिया। अच्छा अच्छा, तो एक बार आई थिंक mu2 is then 19.6 guys, please see among yourself. And mu3, Yash is saying mu3 is 21.6, but Rishabh is saying that mu3 is 11808. Guys, somebody, your mic is on. Can you keep it off, please? Somebody's mic is on, guys. Yash, your mic is on. Please keep it on mute. There's a lot of disturbance. Yeah, thanks. So, guys, mu3, your values are not matching. 21.6 mu3. ओके, चलो, आई थिंक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है। कैलकुलेशंस आप लोगों ने देख ली है, किसका क्या आंसर आ रहा है एक बार देख लीजिएगा। अदरवाइज क्वेश्चन तो मैं आपसे एक पूरा फॉर्मली कराऊंगी एंड देन विल मैच द आंसर्स फॉर दैट। ओके, ऋषभ इज सेइंग दैट mu4 is 758.8। ओके, आ सकता है, कर लोगे ना? मैं स्क्यूनेस पे चलूं फिर अभी, या मैं सॉल्व करूं इसको? यस मैम, मैं स्क्यूनेस डिस्कस करना स्टार्ट करती हूँ। उसके बाद एक क्वेश्चन, उसके 3 पार्ट्स हैं, उसमें आपको कैलकुलेट इन एनी केस करना ही है, तो उसमें तो आई विल मैच द आंसर्स। चलो, लेट अस नाउ स्टार्ट विद स्क्यूनेस, क्योंकि हमें अल्टीमेटली तो स्क्यूनेस पे ही कमेंट करना है। सो या, सो वी आर, आई चेंज द पेन, बोर हो गए ना इससे। अरे ब्लू पेन कहाँ गया? या, लेट अस डू विद ब्लू। सो नाउ वी आर स्टार्टिंग विद स्क्यूनेस। सो सपोज इफ द डेविएशंस, इसमें मैं आपका पूरा लिखूंगी बिकॉज कोई क्वेश्चन आएगा तो आपका स्क्यूनेस से ही आएगा। सो सपोज इफ द डेविएशंस आर सच दैट x1 minus x bar, x2 minus x bar, गोइंग टिल x3 minus x bar, तो यहाँ पे हम सेंट्रल मूवमेंट्स की बात करेंगे। तो ये जो डेविएशंस है ये हमने अर्थमेटिक मीन से ली हुई है, फ्रॉम द अर्थमेटिक मीन सच दैट corresponding to every positive deviation there is a negative deviation of the same magnitude. Then अगर ऐसा होता है कि हमारी ये जो डेविएशंस हैं ये पॉजिटिव और नेगेटिव सेम होती हैं, तो हम इसको बोलते हैं, then it is termed to be, then we have symmetric distribution। डिस्ट्रीब्यूशन को मैं ऐसे लिख रही हूं, symmetric distribution of x about x bar। अगर हमारी पॉजिटिव डेविएशंस और नेगेटिव डेविएशंस सेम होती हैं तो हम बोलते हैं कि हमारा सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है। आपको क्वेश्चन याद है, हमने फ्राइडे को, मैंने आपको लास्ट टाइम का क्वेश्चन दिखाया था जिसमें लिखा था हिस्टोग्राम। फर्स्ट पार्ट था हिस्टोग्राम बनाओ, सेकंड पार्ट था स्क्यूनेस के ऊपर कमेंट करो कि कैसा स्क्यूनेस है। तो हमारा अगर पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन सेम है तो हमारा वो सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है। और अगर ये सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है देन वी से, क्योंकि हमने अभी डिस्कस किया मेजर ऑफ स्क्यूनेस हम mu3 से देखते हैं। सो mu3 विल बी इक्वल टू समेशन i इक्वल टू 1 to the power n
of all xi minus x bar to the power 3 divided by n, then this mu3 will also be equal to 0. तो जिस भी केस में, जिस भी डिस्ट्रीब्यूशन में हमारा सेंट्रल थर्ड सेंट्रल मूवमेंट 0 आ जाता है तो वो हमारा सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है. जो मैंने फर्स्ट पेज पे लिखा था ना, जब मैंने आपको कहा था लिखना मत, वो फॉर्मूला मैंने क्या लिखा था, रूट ऑफ बीटा 1 इक्वल टू μ3 डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन 3. तो जब हमारा ये μ3 ही 0 हो गया तो हमारा रूट बीटा 1 भी 0 हो जाएगा. तो हम ये बोल सकते हैं कि कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन का जब μ3 0 है, थर्ड सेंट्रल मूवमेंट 0 है, तो मेजर ऑफ स्क्यूनेस दैट इज रूट बीटा 1 भी 0 है. तो उस केस में हमारी डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन हो जाती है. सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन हो जाती है. इतना क्लियर है आप लोगों को? प्लीज राइट दिस डाउन. किसी को कोई डाउट है, कुछ रिपीट करना है तो मुझसे पूछ लो. जस्ट राइट दिस डाउन. Write this down, let me know that it's done. Okay, Rishabh. All right, Nayan. Yes, Yash, waiting. In the meantime, जिन लोगों ने कर लिया, क्या आप लोगों के दिमाग में ऐसा नहीं आ रहा कि यार ये पूछा जाए कि हम लोगों का जब μ3 से ही पता चल रहा है कि सिमेट्रिक है या नहीं है, तो हम बीटा 1 क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं? आ नहीं रहा ऐसा कुछ दिमाग में कि जब μ3 से ही हमें कंक्लूजन निकालना है तो हम ये बीटा 1, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये इनका रेशो क्यों ले रहे हैं? ऐसा नहीं आ रहा कुछ दिमाग में? Why are we doing this? इतना और कॉम्प्लेक्स करो, कैलकुलेशन करो, माथापच्ची करो. Why to? नो, नहीं आ रहा दिमाग में नयन. आना चाहिए अगर नहीं आ रहा है तो. नॉन्स तो वो तो पता चल जाएगा ना ऋषभ हमको. μ3 अगर ग्रेटर देन 0 है तो वो एसिमेट्रिक है, लेस देन 0 है तो एसिमेट्रिक है. तो μ3 से जो ये पता चल रहा है तो बीटा 1 क्यों ले रहे हैं? ये चीज डिस्कस हो चुकी है, कुछ बाहर से नहीं पूछ रही हूं मैं. सिमेट्रिक बनाने के लिए नहीं. जब हम लोगों ने कंफर्म करने के लिए, हाँ क्या कंफर्मेशन करने के लिए, कॉन्फर्मेशन करने के लिए जब μ3 को यूज कर रहे हैं बीटा 1 के लिए, तो जब हमारा μ3 ही गलत हो जाएगा तो फिर क्या कॉन्फर्म होगा? बीटा 1 भी गलत हो जाएगा. जब हम लोगों ने पिछला चैप्टर कंप्लीट किया था मेजर ऑफ डिस्पर्जन, मैंने कुछ बात कही थी आपको कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कैलकुलेट करते टाइम. कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूला याद है? उसमें मैंने आपको एक चीज बोला था कि हम कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्यों कर रहे हैं. सबका रीजन बताया था, रेंज का, स्टैंडर्ड डेविएशन का, मीन डेविएशन का, क्वार्टाइल डेविएशन का, और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का रीजन भी बताया था. रीजन याद है? हम कंपेयर करने के लिए दो डाटास को. हाँ, तो कंपेयर करने के लिए हम क्या, हमें प्रॉब्लम आती है मीन में. हम यूनिटलेस बनाने के लिए. यस, राइट. सॉरी, हु आर यू? प्लीज टेल योर नेम. मैम ऋषभ. Rishabh. Okay, Rishabh. All right. Guys, don't mind if I ask you your names. I am again repeating क्योंकि मैंने चैट ओपन करके रखा है और मेरे सामने मेरा स्क्रीन आता है, मैं लिखती हूँ तो इस वजह से मुझे नाम नहीं पता चलते. Yes, Rishabh, you are right. So guys, reason is क्योंकि जो हमारा μ3 है वो तो यूनिट ऑफ मेजरमेंट उसमें आएगा ही आएगा. वो चाहे हमारा रुपीज हो, एक्सपेंडिचर में हम ले रहे डॉलर हो, और जो हमारा नीचे स्टैंडर्ड डेविएशन है उसमें भी यूनिट आता है, तो वो यूनिट कैंसिल हो जाती है और फिर हम उसको कंपेयर कर सकते हैं. और हमारे पास सिर्फ एक नंबर होता है, दैट नंबर इज फ्री ऑफ यूनिट ऑफ मेजरमेंट. दैट इज व्हाई वी आर टेकिंग रूट बीटा 1. वी कैन कंक्लूड रिगार्डिंग द सिमेट्रिक डाटा और नॉट on the basis of μ3,
but in order to make it free of unit of measurement, we find out root beta 1. Now I suppose you have written this. Let us now draw the diagram of symmetric distribution. Symmetric distribution कैसा नजर आता है हम लोगों को? Let us just discuss that. So we are discussing first case, that is symmetric distribution. So symmetric distribution के लिए हमने बोला कि अगर हमारा μ3 इक्वल टू 0 है तो हमारा रूट ऑफ बीटा 1 भी इक्वल टू 0 होएगा। और जब हम इसको डाटा में प्लॉट करेंगे ना, कोई भी हिस्टोग्राम बनाएंगे, लाइन ग्राफ बनाएंगे, जैसे मैंने आपको डाटा पहले ही इसीलिए दिखा दिया था, तो हमारा इस केस में डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा सिमेट्रिक के केस में। सो दिस इज आर से एक्स एक्सिस, और मैं आपको एक्सेल में भी आपको ये बताऊंगी, एंड दिस विल बी सिमेट्रिक डाटा। सिमेट्रिक मतलब जैसे जिन लोगों ने 6th 7th में तो सभी ने किया होता है ना वो मिरर वाला डायग्राम। सो यहाँ पे हमारी जो भी, जैसे ये हमने ले लिया है, सपोज ये वैसे हमारा सिमेट्रिक में ये मीन होता है, पर मैं इतना कॉम्प्लिकेट अभी नहीं करूंगी, मैं कल बताऊंगी आपको। सपोज ये हमारा मीन है, तो इसमें हमारी जो भी लेफ्ट साइड वाली डेविएशंस आएंगी, मतलब जो भी वैल्यूज मीन से कम होंगी वो नेगेटिव होंगी, जो भी वैल्यूज मीन से ज्यादा होंगी वो पॉजिटिव होंगी। तो हमारा सिमेट्रिक डाटा मतलब होता है जो भी वैल्यूज हमारी नेगेटिव साइड में माइनस में आएंगी वही हमारा लेफ्ट साइड में आएगा। तो हमारा दोनों साइड सिमेट्रिक कर्व बनेगा, एक जैसा कर्व बनेगा, मिरर जैसी इंप्लीकेशन होगी, मिरर जैसा रिफ्लेक्शन होएगा। इसको हम बोलते हैं सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। इज दिस क्लियर? मीन, मीडियन, मोड इस डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर मैं आपको कल बताऊंगी, ये इतना समझ आना चाहिए। 6 व्हाट इज, अच्छा ओके वाई, ओके किसी को डाउट हो तो पूछ लो, अदरवाइज अब हमारी दो तरह की एसिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन हो सकती है। एसिमेट्रिक मतलब जो हमारा डेविएशंस अलग अलग हो, जैसे मैंने आपको डायग्राम में दिखाया, या तो हमारा लेफ्ट टेल्ड बड़ा हो सकता है या हमारा राइट टेल्ड बड़ा हो सकता है। तो या तो सिमेट्रिक होगा या फिर हमारा पॉजिटिवली स्क्यूड होगा या नेगेटिवली स्क्यूड होगा। तो हमारे 3 केसेस हो सकते हैं। एक केस हमने कर लिया, सेकंड केस हम करते हैं। सेकंड केस सपोज वी टॉक अबाउट पॉजिटिवली स्क्यूड, ठीक है, पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। सो पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन में हो जाता है इफ μ3 इज ग्रेटर देन 0 देन रूट बीटा 1, क्या वैल्यू होगी रूट बीटा 1 की? इफ μ3 इज ग्रेटर देन 0 देन रूट बीटा 1 विल बी Positive. yeah positive, which means that root beta 1 will be greater than 0. yes, so पॉजिटिवली स्क्यूड कैलकुलेट करके भी पॉजिटिव आएगा, रिलेशन बन गया। कैलकुलेशन क्या होती है? अब जो हमारी पॉजिटिवली स्क्यूड होती है उसका डायग्राम, पॉजिटिवली स्क्यूड मतलब हमारा जो मैक्सिमम प्रपोर्शन है वो हमारा राइट साइड रहेगा। सो दिस डायग्राम विल बी लाइक दिस। तो इसको हम बोलते हैं, सॉरी इसको हम बोलते हैं राइट टेल्ड। पॉजिटिवली स्क्यूड मतलब राइट टेल्ड, कि हमारा राइट टेल बहुत ज्यादा फ्लैट हो रही है, तो ये राइट टेल्ड मतलब पॉजिटिव स्क्यूनेस। अब हमारा थर्ड और लास्ट रह गया, डायग्राम ड्रॉ करने का मैं आपको टाइम दे दूंगी, मुझे इतना ही करना है आज, इससे आगे नहीं कराऊंगी। थर्ड इज नेगेटिवली स्क्यूड। You all are smart now. That is, if μ3 is less than 0, then root beta 1 will also be less than 0. That is, it will be negative, and the diagram will be like this. That is, this will be your left tail. Left tail यहाँ पे हमारी flat होएगी. So these are the skewness. अब मैं आपको ना एक बार लिख लो, एक बार मैं आप लोगों को वही डायग्राम्स दोबारा दिखाऊंगी जो अभी आपको मैंने दिखाए थे, उससे आपको फिर पता चलेगा कि हमारा प्रैक्टिकली ये चीजें कितने काम में आती हैं। जैसे जस्ट राइट दिस डाउन, ड्रॉ इट साइड बाय साइड, मैं तो बोल ही रही हूँ, सुन सकते हो। जैसे हमने अपने कोविड के बहुत सारे, ओके प्रणव डन, कोविड के आपने ग्राफ्स देखे थे आज तक में, वो आते हैं ना, व्हाट्स हर नेम,
अंजना ओम कश्यप एंड चित्रा, वो जनरली रात को वही लोग आते हैं. सो वो लोग देखिए कोविड के ग्राफ्स, देखिए कैसे हमारा अभी बढ़ रहा है दिल्ली में एंड ऑल दोज थिंग्स. प्लीज नो ऑफेंस टू एनीबडी, जस्ट ऑन अ लाइटर मोड आई एम सेइंग दिस. सो उस केस में क्या है, उसमें आपको अंदाजा हो जाता है, जब सपोज मैं बोल रही हूँ कि हमने मंथ का डाटा लिया, ठीक है, ये हमारा डाटा था से मार्च का, अप्रैल का, मई का, जून का, जुलाई का, अगस्त, और अब सडनली जाके अक्टूबर नवंबर में केसेस बहुत बढ़ गए, तो हमारा जो डाटा होगा ना वो आपको ये नीचे वाले लेफ्ट टेल्ड की तरह नजर आएगा अगर डाटा एकदम से बहुत बढ़ गया तो. सो इसको हम बोलेंगे कि ये नेगेटिवली स्क्यूड है और यहाँ पे हमारा लेफ्ट टेल्ड है. सो वो हम टेक्निकल टर्म्स में, रिसर्च टर्म्स में ऐसी चीजें बोलते हैं जिससे कि हमें समझ आ जाए और इतना लंबा सेंटेंस ना बोलना पड़े कि बाद में जाके डाटा बढ़ गया अक्टूबर नवंबर में. वो सी हमारा इकोनॉमिक्स में तो यही बोला जाता है कि डाटा देखो, स्पेशली जो एम्पेरिकल बैकग्राउंड के, आई एम फ्रॉम एम्पेरिकल, माय पीएचडी इज इन एम्पेरिकल स्टडीज. सो उसमें होता है डायग्राम देखो, ग्राफ्स देखो, और उस ग्राफ से इतनी ज्यादा इंटरप्रिटेशंस निकल के आती है. वी कैन लुक एट अ ग्राफ लाइक 15-20 मिनट्स एंड फाइंड आउट व्हाट इज द इंटरप्रिटेशन फ्रॉम दैट. सो इट्स अ वेरी लवली थिंग. जैसे मैंने आपको टाइम्स ऑफ इंडिया का ही बोलता, वो ग्राफ लगा देते हैं, ग्राफ देखो, समझो इसका इंटरप्रिटेशन क्या है. तो जब हमें ये चीजें समझ में आती है ना, ग्राफ्स की थोड़ी सी, एक्सेल में भी मैं आपको बताऊंगी, अभी डाटा आज तो शायद नहीं बता पाऊंगी, but it would be interesting. So till here all is clear, everybody has done this. Now I would like to go back to the question जो उस दिन हमने एक पार्ट छोड़ दिया था हिस्टोग्राम वाला, वो मैं आपको लैपटॉप से शेयर करूंगी. All done? Everything fine? अच्छा, तो आज ना मैं आपको एक क्वेश्चन लिखवाती हूँ. This question is from your book only. I want you to solve it. We'll start discussing this question tomorrow. या फिर मैं ये ना अपलोड कर दूंगी. फर्स्ट पार्ट ही करना है, उसमें आपको बस मूवमेंट्स निकालनी है और रूट बीटा 1 निकालना है, जस्ट रूट बीटा 1. सो आई विल अपलोड दिस क्वेश्चन. मैं अभी क्लासरूम पे शेयर कर दूंगी और ग्रुप पे भी आपको सेंड कर दूंगी. ये क्वेश्चन एक बार देखना, जस्ट मूवमेंट्स एंड योर मेजर ऑफ स्क्यूनेस, सिर्फ इतना करना है. सो नाउ आई एम जस्ट स्टॉपिंग द शेयरिंग फ्रॉम हियर एंड एक बार प्रीवियस क्वेश्चन मैं आपको दिखाती हूँ. I hope it was interesting, not that boring. ऐसा तो नहीं लग रहा होगा क्यों फालतू में कर रहे हैं. So I try my best. If any other suggestion you want to give to make it more interesting, you can let me know. So now my laptop is visible. Now you look at these graphs. अब समझ आ रहा है? अभी बताओ ये कौन से वाला डिस्ट्रीब्यूशन है? पॉजिटिव और नेगेटिव? Sorry, this is positively skewed, but negative distribution. Are you guys understanding? नेगेटिव टेल्ड है, नेगेटिव, सॉरी, दिस इज, गाइस समझ आ रहा है आप लोगों को? 1 सेकेंड, मैं एक बार चार्ट नहीं ओपन हो रही है, मैं चार्ट ओपन कर रही हूँ. Yes. So now this distribution is, this is positively skewed and which tailed? Right tailed. मैंने शायद लेफ्ट बोल दिया था पहले. I was just looking at this also. So this, अभी आपको समझ आ गया, ठीक है. पर इसमें ये देखेंगे हमने x एक्सिस y एक्सिस पे क्या लिया है. Now what is this? This is what? Left tail negative. This is left tail. अब देखो हमने डाटा चेंज कर दिया तो हमारा लेफ्ट टेल्ड और राइट टेल्ड भी चेंज हो गया, पर वो इंटरप्रिटेशन समझने के लिए हम लोगों को ये डाटा चेंज नहीं किया. एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे जो लिया था वो चेंज कर दिया, क्योंकि हमने इस वाले ग्राफ में एनुअल कैश इनकम क्योंकि वाई एक्सिस पे लिया था तो ये हमारा लेफ्ट टेल्ड हो गया, और क्योंकि हमने ये इनकम फिर नीचे एक्स एक्सिस पे ले लिया तो ये हमारा राइट टेल्ड हो गया. तो हम डाटा भी कैसे लेते हैं, कौन सी एक्सिस पे लेते हैं, उसकी वजह से भी जो हम लास्ट में कंक्लूड करते हैं ना कि हमारा ये पॉजिटिवली है, नेगेटिवली स्क्यूड है, वो चेंज होता रहता है. अब मैं आपको वो क्वेश्चन दिखाती हूँ लास्ट वाला जो हमने फ्राइडे को एक पार्ट मैंने कहा था हम बाद में डिस्कस करेंगे. सो दिस वाज दैट क्वेश्चन, इफ यू गाइज रिमेंबर. सेकंड क्वेश्चन देखिए आप, ये लास्ट टाइम आया था. द डाटा ऑफ द साइज ऑफ हाउस प्लॉट एंड द नंबर ऑफ हाउसेज इन अ कॉलोनी इज प्रोवाइडेड. सो दिस इज योर डाटा. फर्स्ट पार्ट तो उस दिन हमारा हो गया था, हिस्टोग्राम ड्रॉ करना है और मोड का पोजीशन मार्क करना है, या फाइंड कर लोगे. सेकंड देखो, कमेंट ऑन द स्क्यूनेस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन. अब जब हिस्टोग्राम ड्रॉ ही कर लिया तो आपका हिस्टोग्राम कैसा आएगा, जैसा अभी मैंने आपको दिखाया ये, तो ऐसा ही आएगा ना वो हिस्टोग्राम कुछ. तो हिस्टोग्राम ड्रॉ करने के बाद आप इजीली कमेंट कर पाओगे
कि ये पॉजिटिवली स्क्यूड है या नेगेटिवली स्क्यूड है. आई सपोज ये क्वेश्चन सबसे हो जाएगा. ऐसा क्वेश्चन अगर कोई आता है, सब कर पाएंगे इस क्वेश्चन को, कमेंट कर पाएंगे, रीजन दे पाएंगे पॉजिटिवली स्क्यूड क्यों है. ज्यादा क्या करना होगा कि आप लोगों को सिर्फ उसका रूट कैलकुलेट, बीटा 1 कैलकुलेट करना होगा. विल एवरीबडी बी एबल टू डू? गाइस, आई एम लुकिंग एट योर चैट मैसेजेस आल्सो, प्लीज रिप्लाई. ऑलराइट, गिने चुने लोग ही रिप्लाई करते हैं. व्हाई आर अदर्स नॉट रिप्लाइंग? ओके, फॉर द पीपल हु आर ऑलराइट नाउ, गुड रिप्लाईज. पर अगर क्लास में कोई ऐसा है, आई एम जस्ट स्टॉपिंग दिस शेयरिंग नाउ, क्लास में कोई ऐसा है जिसको ऐसा लगता है लास्ट